गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 8 जुलाई 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वहाँ का जो पीसीएस है उसके लिए, और साथ ही साथ वनडे एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए किस तरह से रिलेवेंट हो सकता है, किस तरह से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस करके हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और उसी न्यूज़ को डिस्कस करते हैं जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट। क्लियर है? साथ ही साथ ये जो न्यूज़ है दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तभी आपको डेली मिल पाएगा, वहाँ से आप अखबार ले सकते हैं। लेकिन दिल्ली से बाहर रहते हैं तो ऐसे कंडीशन में आप जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को डाल देता हूँ, वहाँ पे पीडीएफ, वहाँ से जाकर के पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ दैनिक जागरण का यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। लेकिन दैनिक जागरण के अलावा भी जैसे जनसत्ता हो गया, ट्रिब्यून हो गया, पायनियर हो गया, उसका जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल होता है उसको मैं वहाँ पे हाईलाइट करके आपके लिए डाल देता हूँ, जाकर के आप उसे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए यह है। वीडियो देखना शुरू किया है तो पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दो। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। क्वेश्चन यह है और आपके लिए एक टास्क भी है। पहला तो क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है कि कौन सा निम्न में कौन सा प्रदूषक जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स का पार्ट नहीं है? आई रिपीट, एयर क्वालिटी इंडेक्स। कौन सा प्रदूषक एयर क्वालिटी इंडेक्स का पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है सल्फर डाइऑक्साइड, या डी है O3 यानी ओजोन। क्लियर है? आपको इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में देना है। और टास्क आपके लिए यह है कि आप जाकर के अपने इंटरनेट पे या गूगल पे जाकर के सर्च करना कि आप जिस सिटी में रहते हैं वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज का यानी 8 जुलाई 2020 का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है, वो भी हमें अब कमेंट सेक्शन में लिखें और साथ ही साथ सिटी का नाम भी लिखें। जैसे मान लो आप दिल्ली में रहते हैं या आप चंडीगढ़ में रहते हैं, तो आज दिल्ली का या चंडीगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज का क्या है वो जाकर के हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, सिटी का नाम और एयर क्वालिटी इंडेक्स। अमेरिका में H1B वीज़ा के बाद छात्र वीज़ा पे भी खतरा। तो जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। नवंबर 2020 में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और इसी के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका सरकार ने डिसीजन लिया है, एक तरह से इसको चुनावी स्टंट कह सकते हैं, कि H1B वीज़ा पे प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद वहाँ पे छात्र जो पढ़ने के लिए जाते हैं, काफ़ी छात्र इंडिया के पढ़ने के लिए जाते हैं अमेरिका, राइट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, अन्य भी कई यूनिवर्सिटी हैं। तो छात्र वीज़ा पे भी रोक किस तरह से लगाए, इसके लिए सरकार काम कर रही है, अमेरिका की सरकार काम कर रही है। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि H1B वीज़ा क्या होता है, इसके बारे में जानना यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। H1B वीज़ा जो है यहाँ पे इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट की धारा 101A और 15H के अंतर्गत अमेरिका में रोजगार के इच्छुक गैर प्रवासी नागरिकों को दिया जाने वाला वीज़ा है, और ख़ास करके यह वीज़ा कुशल नागरिकों को दिया जाता है, या कह सकते हैं जो कौशल श्रमिक होते हैं उसे वीज़ा यह दिया जाता है। जैसे भारत में कई लोग टीसीएस में काम करते हैं, इन्फोसिस में काम करते हैं, विप्रो में काम करते हैं। ये कंपनी जो है प्रोवाइड करती है, ये कंपनी का जो अमेरिका में शाखा है वो प्रोवाइड करता है आपको H1B वीज़ा। खास करके इंजीनियर को या साइंटिस्ट को H1B वीज़ा मिलता है, जो कुशल श्रमिक होते हैं, कुशल माइग्रेंट होते हैं, उसे H1B वीज़ा मिलता है। 85,000 वीज़ा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। अमेरिका सरकार 85,000 H1B वीज़ा प्रत्येक वर्ष जारी करती है और उसमें लगभग 50% से अधिक पार्टिसिपेशन भारतीय का ही होता है। 85,000 में 50,000 से अधिक लगभग भारतीय को ही यह वीज़ा मिलता है। क्लियर है? तो निश्चित तौर पे H1B वीज़ा पे जो अमेरिका सरकार रोक लगाई है, ऐसे कंडीशन में भारत के जो प्रोफेशनल्स, IT प्रोफेशनल है, भारत के जो साइंटिस्ट हैं,
उनको फर्क पड़ सकता है। ये कंपनी इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी कंपनी को फर्क पड़ सकता है। इसके साथ ही साथ कई बार हमने डिस्कस किया है कि भारत और अमेरिका के बीच में क्या क्या डिस्प्यूट हैं। तो याद रख लेना, अमेरिका और इंडिया के बीच में जो डिस्प्यूट हैं, जो विवाद का पक्ष है, एक विवाद H1B वीजा को लेकर के भी है। देखो, यूएन के मंच पे पाक एक बार फिर बेनकाब। यहां पहले ये देख लो क्या है न्यूज, पहले सुन लो कि न्यूज क्या है। कि कुछ दिन पहले कराची पे हमला हुआ, कुछ आतंकवादी लोगों ने कराची में हमला किया। तो इसको लेकर के जो है पाकिस्तान ने आरोप लगाया भारत पे कि भारत इस तरह का आतंकवादी हमला करवा रहा है। और चूंकि पाकिस्तान का मित्र राष्ट्र है चीन, और हम जानते हैं कि चीन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सदस्य है, तो पाकिस्तान चीन के सहयोगी से भारत के कुछ लोगों को यूनाइटेड नेशन की टेररिज्म के लिस्ट में डालना चाह रहा है, डालने का प्रयास कर रहा था। इसी को लेकर के ये न्यूज़ है। साथ ही साथ ये संगठन, ये इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशन के आतंक रोधी कार्यालय UNOTS, ये संगठन इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म को किस तरह से रोका जाए, उसके लिए यूनाइटेड नेशन में ये कार्यालय है, जो कहाँ पे है, ये है न्यूयॉर्क में। क्लियर है। इसकी स्थापना बहुत हाल में ही हुई है। इसकी स्थापना हुई है 15 जून 2017 को, यानी आज से 3 वर्ष पहले इस संगठन की स्थापना हुई है, इस ऑफिस की स्थापना हुई है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के एक रिजोल्यूशन से हुई है। रिजोल्यूशन का नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस फैक्ट आप ये याद रख लेना कि इस संगठन के हेड कौन हैं। इस संगठन के हेड हैं व्लादिमीर वोरोनकोव। रशियन है, रशियन नाम है व्लादिमीर वोरोनकोव, राइट। तो ये बस याद रख लेना, इससे अधिक याद करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, इस न्यूज पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पराली के धुएं के लिए EPCA ने कसी कमर। होता क्या है पहले ये सुन लो। होता यह है कि दिल्ली में जो है सितंबर से लेकर के और मार्च तक जो है दिल्ली गैस चैम्बर में बदल जाती है। सितंबर से लेकर के मार्च तक जो है दिल्ली गैस चैम्बर में बदल जाती हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि पंजाब के लोग जो धान की खेती करते हैं, या हरियाणा के लोग जो खेती करते हैं, उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जो खेती करते हैं, तो ये अपने पराली को जो है खेतों में जला देते हैं, जिससे धुआं उत्पन्न होता है। और धुआं पारिस्थितिकी कारण से दिल्ली के आसपास कलेक्ट हो जाता है, जिससे दिल्ली जो है गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। इसलिए पराली के धुएं को रोकने की आवश्यकता है। और सितंबर आने वाला है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको लेकर के EPCA ने कमर कस लिया। तो इसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्या है EPCA, क्या है एयर क्वालिटी इंडेक्स, किस तरह से पराली के धुएं आ जाता है दिल्ली के आसपास। और PT मेंस इंटरव्यू हर जगह यह पूछा गया है। सबसे पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स का 8 पार्ट, आई रिपीट, एयर क्वालिटी इंडेक्स का 8 कंपोनेंट है। पहला है PM10, दूसरा है PM2.5, तीसरा है NO2, चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, पांचवा है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, छठा है O3 यानी ओजोन, सातवां है NH3 यानी अमोनिया, और आठवां है लेड PV यानी लेड। ये 8 कंपोनेंट हैं आपको किसके, एयर क्वालिटी इंडेक्स का। यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का कार्बन डाइऑक्साइड कंपोनेंट नहीं है। यही ट्रिक्स है, इसी पे UPSC या स्टेट PCS आपको क्वेश्चन पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का कौन सा पार्ट नहीं है। तो याद रख लेना, कार्बन डाइऑक्साइड एयर क्वालिटी इंडेक्स में मेजर नहीं होता। अब देखो, मैंने आपको टास्क दिया है कि अपने सिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर करके हमें भी बताना।
अगर आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 के बीच में आ रहा है आपकी सिटी का, तो गुड कंडीशन है, अच्छा कंडीशन है। 51 से 100 आ रहा है तो सेटिस्फैक्ट्री है, अच्छा नहीं है लेकिन सेटिस्फैक्ट्री है। उसके बाद 101 से अगर 200 आ रहा है तो मॉडरेट पॉल्यूटेड है, यानी प्रदूषण है। 200 से 300 के बीच में आ रहा है तो काफ़ी खराब, पुअर कंडीशन है। 301 से 400 के बीच में आ रहा है तो वेरी पुअर है, और 401 से 500 के बीच में आ रहा है तो सीवियर है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐसा भी समय आता है जबकि 1000 से भी अधिक नीचे चला जाता है, राइट। तो दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब कंडीशन में चली जाती है। नॉर्मली दिसंबर के महीने में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स नॉर्मल डे में भी लगभग 400 से 500 के बीच में रहता है, राइट। तो इसका रीज़न क्या है? देखो, सर्वे के अनुसार जो 46% पॉल्यूशन दिल्ली में होता है उसका रीज़न है पराली जलाना। यानी जो हरियाणा के लोग पराली जलाते हैं, पंजाब के लोग जो पराली जलाते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जो पराली जलाते हैं, उसके कारण दिल्ली का 46% पॉल्यूशन क्रिएट होता है। दिल्ली में हजारों फैक्ट्री है जहां आज भी कोयला इस्तेमाल होता है, तो ये भी एक मेजर रीज़न है दिल्ली के एयर पॉल्यूशन का। वाहन की पॉल्यूशन, दिल्ली की भौगोलिक स्थिति भी कुछ इस तरह की है जो पॉल्यूशन क्रिएट कर देती है। दिल्ली समंदर के पास नहीं है, समंदर से दूर है, राइट। और भौगोलिक कंडीशन में कुछ इस तरह का है कि पंजाब का धुआं, हरियाणा का धुआं और पूर्वी उत्तर प्रदेश का धुआं दिल्ली के आसपास में कलेक्ट हो जाता है। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह भी है कि हमारे देश में 15 एग्रो क्लाइमेट जोन है। एग्रो क्लाइमेट जोन क्या होता है? तो एग्रीकल्चर जिस क्लाइमेट के अनुसार उपयुक्त होता है उसे ही एग्रो क्लाइमेट जोन कहा जाता है। जैसे मान लो पंजाब का जो क्षेत्र है वो गेहूं के लिए फेमस है, वहाँ का एग्रो क्लाइमेट जोन कहता है कि आपको गेहूं की खेती करनी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके वहाँ के लोग धान की भी खेती करते हैं। तो इसलिए एग्रो क्लाइमेट जोन की ये उपयुक्त नहीं है, और यह भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन क्रिएट करता है। जब आप इसको डीप एनालिसिस करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि एग्रो क्लाइमेट जोन देश के पॉल्यूशन का एक बेहद महत्वपूर्ण कारण है। ना सिर्फ एयर पॉल्यूशन का बल्कि मिट्टी का पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन ना बल्कि मिट्टी का पॉल्यूशन, उसके बाद जल पॉल्यूशन का भी एक कारण है, और साथ ही साथ जल संकट जो देश में है उसको भी आप एग्रो क्लाइमेट जोन से जोड़ सकते हैं। जल संकट का भी एक कारण है एग्रो क्लाइमेट जोन, जो 15 है भारत में। अब देखो, अब सॉल्यूशन क्या है? अब तो हमने समस्या बता दिया है कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन होता है। आखिर होता है तो उसका सॉल्यूशन भी तो कुछ होगा। तो सॉल्यूशन है, पहला सॉल्यूशन है कि हैप्पी सीडर मशीन जो है पराली के लिए सरकार भाड़े पे दे रही थी। हैप्पी सीडर मशीन जो है, ये मशीन का नाम याद रख लेना, ये मशीन जो है पराली के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो ये मशीन जो है सरकार भाड़े पे दे रही थी, तो एक सॉल्यूशन यह है। दूसरा है कि ऑड इवन नीति। मान लो आपके पास 4 व्हीलर है दिल्ली में, तो एक दिन ऑड नाम से गाड़ी चलेगा और एक दिन जो है इवन नाम का जो प्लेट है उस नाम से गाड़ी चलेगा। तीसरा टेक्नोलॉजी है वायु टेक्नोलॉजी। वायु जो है एक तरह का, जैसे मान लो इस तरह का वायु होता है, इस तरह का एक कंटेनर होता है, और ये क्या करता है कि एयर पोल्यूशन जो होता है उसको सोख लेने का काम करता है। तो ये जो है दिल्ली में इम्प्लांट किया गया, कई जगह दिल्ली में लगाया भी गया। अगला रणनीति जो है ग्रेप रणनीति। ग्रेप रणनीति को ईपीसीए जो है लगाता है। क्या होता है हम नीचे डिस्कस करेंगे। पांचवा कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वाहन प्रदूषण होता है। वाहन के कारण, वहाँ हम डीजल यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं, जो पॉल्यूशन का कारण है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल को बढ़ावा देंगे तो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा, सिंपल सा बात है। इसके बाद छठा कह सकते हो कि वेस्ट से एनर्जी किस तरह से तब्दील किया जाए, वेस्ट को एनर्जी में किस तरह से बदला जाए। सरकार इसके लिए काम करे तो एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। व्यवहारिक चेंज, बिहेवियर चेंज भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि किस तरह से लोगों की प्रवृत्ति में बदलाव किया जाए, राइट। लोग खुद प्रदूषण को बढ़ावा ना दे, किसी तरह से प्लास्टिक को यत्र तत्र संयत्र कहीं फेंक ना दे, राइट। तो इसलिए बिहेवियर चेंज भी आवश्यकता है। और आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा, अगर मान लो दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में ऊपर से कृषि वर्षा किया जाता है। सॉरी,
दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती हैं तो ऐसे कंडीशन में कृत्रिम वर्षा भी किया जाता है, और ऐसे कंडीशन में कृत्रिम वर्षा के बाद जो है हवा क्लियर हो जाती है, बादल क्लियर हो जाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, ये इम्पॉर्टेंट कह सकते हो सुझाव है जो सरकार करती है, सॉल्यूशन है, सॉरी। स्मोक टावर जो है स्मोक यानी जो पॉल्यूशन है उसको सोख लेने का काम करती हैं। तो एक तरह से वायु टाइप का ही ये कॉन्सेप्ट है, वायु और स्मोक टावर लगभग सिमिलर कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी की सारी रणनीति सरकार अपना रही है, ये सारी की सारी सुझाव है या सजेशन है या सॉल्यूशन है दिल्ली के एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए। अब देखो ईपीसीए क्या होता है। ईपीसीए का पहले फुल फॉर्म जान लो, ये जो ईपीसीए न्यूज़ का पार्ट है उस पर हम डिस्कस करते हैं। ईपीसीए होता है एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। इसकी स्थापना जो की गई थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह क्या करता है कि ग्रेप नीति लागू करता है। ग्रेप यानी होता है ग्रेडेड एक्शंस रिस्पॉन्स प्लान, रणनीति लागू करता है। अब ये होता क्या है, ग्रेप रणनीति के तहत क्या होता है कि बहुत जगह जहां कोयला से जो है यूज हो रहा है किसी उद्योग में तो उसको प्रतिबंधित किया जाता है, नए निर्माण को प्रतिबंधित किया जाता है, पॉल्यूशन के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, साथ ही साथ वाहन प्रदूषण को रोकने के लिए भी काम किया जाता है। एक तरह से कह सकते हो कि जो कंबाइंड जितना सॉल्यूशन हमने बताया उस सॉल्यूशन को सारे को निकाला जाता है, कंबाइंड रूप से लागू किया जाता है ताकि एयर पोल्यूशन को कम किया जाए। इसी रणनीति को ग्रेप रणनीति कहा गया, ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान। चलिए, एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और यूपीएससी ने भी इसमें मेंस में भी क्वेश्चन पूछा, इसलिए मैंने इस पर डिटेल से डिस्कस कर दिया। साथ ही साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है उसको लेकर के हमने डिस्कस कर दिया, जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखो, महिला सैनिकों पे अस्थायी कमीशन लागू करने को 1 माह, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन कुछ दिन पहले दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने महिला कमीशन को लेकर के डिसीजन कुछ समय पहले दिया था, लॉकडाउन लागू होने से पहले दिया था। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं में अस्थायी कमीशन को लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा कि महिलाओं में अस्थायी कमीशन लागू किया जाए, और महिलाओं में अस्थायी कमीशन लागू करने को लेकर के 2003 में ही कोर्ट में मैटर चल रहा था। 2003 में ही कुछ महिलाओं ने कोर्ट में केस किया है कि उससे भी पुरुष की तरह अस्थायी कमीशन दिया जाए। 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय दिया महिला के पक्ष में कि महिलाओं को भी अस्थायी कमीशन देना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन को कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी फाइनली तय किया है कि महिलाओं को अस्थायी कमीशन मिलना चाहिए। अस्थायी कमीशन क्या होता है और अस्थायी कमीशन क्या होता है उस पर भी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, राइट। लेकिन अभी ये न्यूज़ सुनो, ये न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 1 माह का समय दिया है कि सरकार अभी आप परेशानी में चल रहे हैं, अभी आप कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको कुछ दिन का समय और देते हैं, आप आराम से 1 माह में इसको लागू करते हैं। क्लियर है? अब देखो, 2 तरह का कमीशन होता है, एक परमानेंट कमीशन होता है, एक एसएससी होता है, यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन। परमानेंट कमीशन मतलब अस्थायी कमीशन, शॉर्ट सर्किट कमीशन मतलब शॉर्ट कमीशन या छोटा कमीशन, यानी कुछ दिन के लिए, टेम्पोररी कमीशन। परमानेंट कमीशन जैसे आपने सुना होगा कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, देहरादून में है। ये भी फैक्ट है, याद रख लेना, कई बार वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? देहरादून में है। या एनडीए के जो एग्ज़ाम देकर जो बच्चे जाते हैं वो परमानेंट कमीशन में जाते हैं, यानी एक लिमिट एज होती है, उस एज में वो रिटायर करते हैं। 50 वर्ष से अधिक के एज में जाकर के वो रिटायर करते हैं। दूसरी तरफ जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है, ये कमीशन में 10 वर्ष के लिए लोग जाते हैं, और उसके बाद एक्सटेंशन मिलता है तो 4 वर्ष के लिए और उसको एक्सटेंशन मिलता है। लेकिन कई बार देखो, महिलाएं जो जाती है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में ही होके जाती हैं, महिलाएं परमानेंट कमीशन के थ्रू नहीं जाती हैं। पहली बात, शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से पुरुष भी जाता है, महिला भी जाती है। तो इसमें क्या होता है कि पहले 10 वर्ष आप जॉब कर लिए, महिला या पुरुष दोनों 10 वर्ष जॉब कर लिए,
4 वर्ष का उसे और एक्सटेंशन मिल सकता है या मिल जाता है नॉर्मली। 14 वर्ष हो गया। 14 वर्ष के बाद महिलाओं को कहा जाता है कि अब आप आराम कीजिए, आप रेस्ट कीजिए, आप रिटायरमेंट ले लीजिए। और पुरुष कमीशन, जो पुरुष व्यक्ति होते हैं, मेल होते हैं, उसे एक्सटेंशन कर दिया जाता है या उसे अस्थायी कमीशन मिल जाता है, यानी वो 50 से 60 वर्ष तक जो है, जितना उसका समय होता है उस समय तक वो जॉब कर सकते हैं। क्लियर है। महिलाएं शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद जो है परमानेंट कमीशन महिलाओं को नहीं मिलता है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए 50-60 वर्ष के लिए उस कमीशन में नहीं रह सकती हैं। ऐसा पहले होता आया है, इसी को चुनौती दिया गया है। अब देखो इसका ड्रॉबैक क्या होगा। आपने सुना नहीं होगा कभी कि किसी कमांड की जो है हेड है कोई महिला है। इसी तरह से आपने ये भी कभी नहीं सुना होगा कि वायुसेना प्रमुख या थल सेना प्रमुख या जल सेना प्रमुख कोई महिला बनी है, राइट। तो महिला जो है एक लिमिट रैंक तक जाती है, उस रैंक से ऊपर नहीं उठ पाती है। और मैक्सिमम जो है कर्नल रैंक तक महिलाएं जा सकती है, उस रैंक से ऊपर नहीं जा पाती हैं, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट की ये डिसीजन के बाद आपको आने वाले समय में मिल जाएगा कि महिलाएं हायर पोस्ट पे हैं। महिलाएं कभी जल सेना प्रमुख भी बनी, कभी वायु सेना प्रमुख भी बनी, कभी थल सेना प्रमुख भी बनी। इस तरह की भी चीज़ें महिलाओं के साथ हो सकती हैं, या कर्नल जैसे पोस्ट पे आपको महिलाएं मिल सकती है। अभी बहुत कम महिलाएं कर्नल हैं। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ, देखो ये न्यूज़ जो हमने पढ़ा दैनिक जागरण का, इसका जो बेसिक पॉइंट है वो अधिक इम्पॉर्टेंट है कि अस्थायी कमीशन क्या होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है, आखिर क्या बेसिक फंडा है, और उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहा। देखो यहाँ पे जो है फेस मास्क, सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, कोरोना वायरस की समस्या हुई थी, तो एक एक्ट, महत्वपूर्ण एक्ट है, याद रख लेना, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट या आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसके तहत अगर इस लिस्ट में किसी वस्तु को डाल दिया जाता है तो वैसी कंडीशन में आप उसका स्टॉक नहीं बढ़ा सकते हैं, उसके निर्यात पे प्रतिबंध हो जाता है, राइट। तो इसलिए जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में फेस मास्क को, सैनिटाइजर को डाल दिया गया था कि सरकार इसको इस लिस्ट में डाल दिया ताकि इसका अधिक से अधिक लोग स्टॉक ना कर सके, इसका कालाबाजारी ना कर सके। और ये डाला था सरकार 30 जून 2020 तक के लिए। 30 जून समाप्त हो गई है, सरकार ने इसे अब बाहर निकाल दिया। सरकार का यह भी मानना है कि देश में अब फेस मास्क, सैनिटाइजर काफ़ी अधिक है, इसलिए कालाबाजारी का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। इसके साथ ही साथ ये एक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कई बार हमने डिस्कस किया है कि जो है, कई बार क्या होता है कि दवा हो गया, उर्वरक हो गया, दलहन हो गया, खाद्य तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया आदि इसके तहत शामिल किया गया। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत ये सारी वस्तु शामिल किया है, और अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आपको 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना हो सकता है, 7 साल की आपको कैद हो सकती है। एक लिमिट सीमा से अधिक आप स्टॉक करते हैं इन वस्तुओं का। तो आई होप आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा। और इस न्यूज़ में सबसे अधिक इम्पोर्टेंट यही है आपके लिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। एक बार इसको भी आप देख सकते हैं, राइट, कि हर चुनौती के साथ मिलकर निपटेंगे भारत और अमेरिका। इस पे लेकर के मैं नीचे डिस्कस करूंगा, लेकिन आप इसको भी एक बार पढ़ सकते हैं। देखो ये न्यूज़ जो है, कड़ी मेहनत में बीआरओ ने सीमा क्षेत्र में आसान की सेना की राह। बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सीमा सड़क संगठन, ये सड़क मंत्रालय के तहत नहीं आता, राजमार्ग मंत्रालय के तहत नहीं आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत। ये सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पार्ट है। इसका काम है कि सीमा के आसपास जो है, जो पाकिस्तान सीमा हो गया, चीन सीमा हो गया, या जो अन्य सीमा है देश का, सीमा के आसपास सड़क बनाने का काम बीआरओ करती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करती है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करती है, यानी मिलिट्री सड़क बनाने का काम करती है। क्लियर है।
चीन के प्रति बदले नजरिया और रणनीति। यहाँ पे एक तो काफी समय के बाद मैंने विवेक काटजू का जो है आर्टिकल पढ़ा है। इन्होंने ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव को बताने की चेष्टा या कोशिश की है कि किस तरह से 1988 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन और भारत के बीच में दूरी मिटाने का कोशिश किया था। उन्होंने चीन की यात्रा की थी। उन्होंने कहा था कि सीमा डिस्प्यूट दोनों के बीच में चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन जो है हम अपने द्विपक्षीय समझौतों को, द्विपक्षीय रिलेशन को कम ना करें, हम अपने बीच में व्यापार कम ना करें, व्यापार बढ़ाते रहें। राजीव गांधी का ये कोशिश था। इनको लेकर के ऐतिहासिक संदर्भ बताया है राइटर ने, और हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इस न्यूज़ के अलावा भी क्या क्या ऐतिहासिक संदर्भ है भारत और चीन के बीच, राइट। तो ये जो आर्टिकल है, ये एडिटोरियल है, इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट हैं जो इसमें बताया नहीं गया, हम उसको भी लेकर डिस्कस करेंगे कि भारत और चीन के बीच में संबंधों की शुरुआत जो है काफ़ी ऐतिहासिक मानी जाती है, लेकिन आधुनिक काल में 1938 में जब द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, चीन में डॉक्टर की कमी थी, तो एक डॉक्टर भारत का गया कुछ दल को लेकर के, जिस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर कोटनिस, और वहाँ पे उन्होंने सैनिकों की मदद की, नागरिकों की मदद की, उनका सेवा किया। आज भी इसे मसीहा माना जाता है चीन में। डॉक्टर कोटनिस को आज भी चीन में मसीहा माना जाता है। चीन के रिक्वेस्ट में तत्कालीन भारत सरकार या अंग्रेज सरकार ने डॉक्टर कोटनिस को भेजा था चीन में। क्लियर है। 1950 में चीन ने तिब्बत पे कब्जा किया, और चीन जिस तरह से तिब्बत पे कब्जा किया, हमारा उसके बाद चीन के साथ सीमा लग गया। आप ये बात समझो कि भारत का चीन के साथ डायरेक्टली सीमा नहीं लगता, भारत का तिब्बत के साथ सीमा लगता है। अगर चीन ने तिब्बत पे कब्जा नहीं किया होता तो भारत का चीन के साथ सीमा नहीं लगता। तो भारत इमीडिएट पड़ोसी हो गया, चीन ने तिब्बत पे कब्जा किया। उसके बाद 1954 में नेहरू जी और झाओ एनलाई, ये दोनों मिलकर के पंचशील समझौता पे साइन किए, जिसमें 5 महत्वपूर्ण पार्ट था जिसका, और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया। एक तरह से रिलेशन बेहतर बनाने की हमने कोशिश की चीन के साथ। 1959 आज का न्यूज़ नीचे दिया हुआ दलाई लामा के बारे में। दलाई लामा 1959 में जो है आध्यात्मिक गुरु हैं तिब्बत के, वो भाग करके इंडिया के शरण में आ गए, और चीन ने कहा था कि हमें दलाई लामा को चीन को सौंप दिया जाए, चूँकि तिब्बत जो है चीन का पार्ट। तो चीन का कहना था चूँकि तिब्बत चीन का पार्ट है, इसलिए दलाई लामा को हमें आप सौंपिए भारत। भारत ने कहा हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, हम शरणार्थी को शरण में लेने का काम करते हैं, उसको दुश्मन को सौंपने का काम नहीं करते हैं। और ये भी एक कारण था कि 1962 का जो है दोनों के बीच में जो विवाद हुआ, दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ, दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ, और उस युद्ध में भारत हारा था, राइट। 1962 के युद्ध में जो है भारत चीन से हारा था, और उसके कुछ वर्ष के बाद 1967 में भी एक युद्ध हुआ था जिसमें हमने चीन को हराया था। तो इसके बारे में सभी लोगों को पता है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। उसके बाद 1962 के बाद लगभग 26 वर्ष के बाद भारत और चीन के बीच में संबंध सामान्य हुए थे, यानी एक युद्ध हुआ, उसके 26 वर्ष लग गए भारत और चीन के बीच संबंधों को सामान्य होने में। राजीव गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया, और राजीव गांधी ने कहा, इस एडिटोरियल में भी दिया हुआ है कि राजीव गांधी ने कहा कि दोनों देश के बीच में जो सीमा विवाद है वो चलता रहेगा, लेकिन व्यापार कम नहीं होना चाहिए, व्यापार रिलेशन बना रहना चाहिए। और उसके बाद जो है 2003 में भारत के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने भी चीन का दौरा किया था। उसके बाद 2018 में भारत और चीन के बीच में अनौपचारिक वार्ता की शुरुआत हुई। पहला जो वार्ता था वो वुहान में हुआ था, उसी वुहान में जहां से ये वायरस निकला है, कोरोना वायरस, वहीं पे पहली अनौपचारिक वार्ता हुई थी भारत और चीन के बीच में। अब देखो अनौपचारिक वार्ता क्या होता है ये मैं बता दूं आपको, और उसके बाद जो है नेक्स्ट है, पहले नेक्स्ट भी मैं बता दूं कि 2019 में जो है दूसरा अनौपचारिक वार्ता चेन्नई में हुआ, और 2020 में भारत और चीन के बीच में 70 वर्ष पूरे हुए राजनयिक संबंध स्थापित होने को, डिप्लोमेट संबंध स्थापित होने को। तो मैं आपको बता रहा था कि अनौपचारिक वार्ता क्या होता है।
भारत के प्राइम मिनिस्टर और चीन के प्रेसिडेंट, अगर मान लो इसकी मुलाकात किसी जगह पे होने वाली है, तो उससे पहले क्या होता है कि भारत के जो डिप्लोमेट होते हैं, भारत के जो राजनयिक होते हैं, चीन के राजनयिक के साथ मिलते हैं, दोनों डिस्कस करते हैं कि भारत और चीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेंगे तो किस टॉपिक पे बात करेंगे, किस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो एक वार्ता का जो है प्रारूप तय होता है कि इसी टॉपिक पे बात किया जाएगा। भारत और चीन के राजनयिक मिलकर एक प्रारूप तय करते हैं कि इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात किया जाएगा, तो उसे कहा जाता है औपचारिक वार्ता। लेकिन जब वार्ता इस तरह का हो कि भारत और चीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपस में मिले और आपस में मिलने के बाद उन्होंने बातचीत किया और बातचीत करने के बाद संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया, भारत ने अपने विदेश मंत्री को निर्देश दिया कि इस सेक्टर में काम कीजिए, चीन ने अपने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया ये काम कीजिए। जब वार्ता का कोई प्रारूप तय न हो, यानी टॉप टू बॉटम अप्रोच पे काम किया जाए, उसे कहा जाता है अनौपचारिक वार्ता। कोई प्रारूप तय नहीं होता, प्रारूप खुद दोनों देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, दोनों देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलते हैं, कई सारे अन्य टॉपिक पे भी बात करते हैं, उसे अनौपचारिक वार्ता कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये अनौपचारिक वार्ता क्या होती है, औपचारिक वार्ता क्या होती है, क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको पढ़ लेना। भारत के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के बारे में दिया हुआ है और राइटर का कहना है कि लुक एक्ट नीति, लुक ईस्ट नीति को जो जनक रहे हैं वो डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव, भारत के जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे वो थे। उसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, एक बार जाकर के पढ़ सकते हो। और वर्तमान में मोदी जी के आने के बाद लुक ईस्ट नीति अब एक्ट ईस्ट नीति बन गई है कि हमारे लिए आसियान के देश महत्वपूर्ण हो गए हैं, एक्ट ईस्ट नीति पे हम काम कर रहे हैं। पहले ये था पीवी नरसिम्हा राव ने शुरुआत किया था इसका, जिसका नाम था लुक ईस्ट नीति का। क्लियर है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको भी एक बार आप देख सकते हैं, हालांकि इसको लेकर के कई बार हमने डिस्कस किया है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो बात कही है राइटर के द्वारा, देखो यहाँ पे ये पॉइंट जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि हमें यह समझना होगा कि आत्मनिर्भर होने का मतलब अपने दायरे में खुद को समेटना नहीं, बल्कि वैश्विक सोच के साथ स्थानीय गतिविधियों को संपन्न करना, और इसका व्यापक अर्थ है। यानी जो आत्मनिर्भर भारत की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया, आत्मनिर्भर भारत की बात जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है, उसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी स्थानीय ज़रूरत को पूरा करें, उसका मतलब यह है कि हम वैश्विक ज़रूरत को पूरा करें। दोनों में अंतर है। स्थानीय ज़रूरत को, अपने देश की ज़रूरत को अपने देश के अनुसार समान बनाना वो अलग चीज़ है। आत्मनिर्भर भारत का यह भी मकसद है कि हम विश्व के अनुसार जो है सामान बनाएं। विश्व में मान लो अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान की आवश्यकता है तो हम उसका उत्पादन शुरू करें। हमारा जो स्थानीय मार्केट होगा, लोकल मार्केट होगा, वो विश्व के अनुसार सामान बनाने का काम करें। यही इसी को कहा गया है, क्या कहा गया है, आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत को व्यापक संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। कई बार हमने डिस्कस किया, इसलिए हम डिस्कस आज नहीं कर रहे हैं इसको लेकर के। देखो अभी जो है बिजनेस पेज में प्रत्येक दिन कुछ इस तरह का न्यूज आता है, आत्मनिर्भर भारत या चीन पे वार किस तरह से किया जाए। कल जो है, कल का टॉपिक था कि किस तरह से दवा उद्योग जो है भारत डेवलप करे, या दवा उद्योग में चीन पे किस तरह से डिपेंडेंसी है, दवा उद्योग में किस तरह से भारत डिपेंड हो सकता है, चीन पे डिपेंडेंसी किस तरह से घटा सकता है, चीन आत्मनिर्भर भारत किस तरह से बन सकता है दवा के क्षेत्र में। आज मोबाइल के क्षेत्र में दिया हुआ, एक बार पढ़ लेना। देखो पेट्रोल डीजल की फ्यूचर ट्रेडिंग पे विचार कर रहा है सेबी। सेबी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज से अधिक। सेबी क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, जिसकी स्थापना भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड 1992 के माध्यम से किया गया था। चूंकि संसद के एक एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना किया गया है, इसलिए इसे सांविधिक संस्था कहा गया।
हमने आपको बताया था कि संवैधानिक संस्था और सांविधिक संस्था क्या होती है। जब संसद के किसी एक्ट के माध्यम से किसी संगठन की स्थापना हो तो उसे सांविधिक संस्था कहा जाता है, और जब संविधान में किसी संगठन का जिक्र हो तो उसे संवैधानिक संगठन कहा जाता है। जैसे चुनाव आयोग संवैधानिक संगठन हो गया, लोक प्रशासन आयोग यूपीएससी जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं वो एक संवैधानिक संगठन है, क्योंकि संविधान में उसका जिक्र है। लेकिन इसका सेबी का स्थापना एक एक्ट के माध्यम से किया गया है, संसद के एक एक्ट के माध्यम से, इसलिए ये सांविधिक संस्थान है, वैधानिक संस्थान है। अंग्रेजी में इसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका काम क्या है कि सिक्योरिटी को लेकर के, सिक्योरिटी मार्केट को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के विनियम करना, रेगुलेशन करना, उससे संबंधित कानून बनाना, उसका देखभाल करना, निवेशकों का देखभाल करना, यानी सिक्योरिटी को लेकर के जो है, शेयर को लेकर के जो भी डिसीजन लेना होगा वो सेबी लेगा, जो भी रेगुलेशन करना होगा वो सेबी करेगी। इसको भी पढ़ सकते हो कि केंद्रीय सार्वजनिक कंपनी देगी अर्थव्यवस्था को ताकत। एक बार खुद से पढ़ लेना। 23 सार्वजनिक कंपनी का जो है एमडी ने हिस्सा लिया था, कल एक मीटिंग हुआ था और तय किया गया है सरकार के द्वारा कि किस तरह से आत्मनिर्भर भारत को हम बढ़ावा दें, चीन पे डिपेंडेंसी को किस तरह से कम करें, उसके लिए चर्चा थी। अब देखो यहाँ पे मुझे आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस करना है। देखो यहाँ लिखा हुआ 15 जुलाई तक स्थापित होंगे तुरंत सुविधा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने इसकी शुरुआत किया है और 15 जुलाई से ये प्रत्येक पूरे देश में लागू हो जाएंगे। तो तुरंत सुविधा क्या है, तुरंत कस्टम क्या है, पहले ये जानो। तुरंत कस्टम जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सीबीआईसी की बेंगलोर और चेन्नई में इन्होंने एक फ्लैगशिप कार्यक्रम शुरुआत किया था, एक टेस्टिंग शुरुआत किया था और इसकी टेस्टिंग सफल रही है और उसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसके तहत क्या था, मेन प्रोविजन ये समझ लो क्या था। इसके तहत क्या था कि आयात पे किए जाने वाला सामान कस्टम क्लियरेंस फेसलेस होगा, कंटेनर लेस होगा, पेपर लेस होगा। यानी जो कस्टम क्लियरेंस होगा, जो पोर्ट पे मान लो सामान आता है किसी अन्य देश से या पोर्ट से किसी अन्य देश में सामान जाता है, वो सारी की प्रक्रिया पेपरलेस होगा, ऑनलाइन होगा। ये काम किया था और इसी काम का नाम है तुरंत कस्टम, राइट, या तुरंत अभियान कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि लाइन में लगने के लोगों को जरूरत नहीं होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर होगा। यानी मान लो कोई कंपनी अपना सामान विदेश भेजने वाली है तो वो कंपनी अपने गोदाम में ही या अपने ऑफिस में ही जाकर के वो रजिस्टर कर देगी तुरंत कस्टम पे, और तुरंत कस्टम उसको एक पर्टिकुलर समय देगा और उस समय में वो सामान पोर्ट को ले जाएगी और सीधे पोर्ट से वो सामान जो है कंटेनर में लोड होकर विदेश चला जाएगा। क्लियर है? तो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर होगा। इसलिए ये जो छोटा सा टॉपिक है, देखो ये छोटा सा पार्ट है तुरंत सुविधा। नॉर्मली आप पढ़ोगे तो ये चीज़ इग्नोर हो जाएगी, लेकिन यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है। तुरंत सुविधा क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। यहाँ पे इस न्यूज को मैं कल भी डिस्कस किया था, आज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बस एक इन्फॉर्मेशन ये है जो नए लोग हैं कि खाद्यान्न तेल जो है, खाद्यान्न तेल क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों यूपीएससी ने 2018 में और 19 में क्वेश्चन इससे पूछा था। 2 वर्ष बैक टू बैक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है खाद्यान्न तेल को लेकर के, क्योंकि भारत सरकार कृषि उत्पाद में, आई रिपीट इसको ध्यान से सुन लेना, भारत सरकार जो कृषि उत्पाद मंगाता है किसी अन्य देश से, उसमें सबसे अधिक विदेशी मुद्रा की जो खपत होती है वो खाद्यान्न तेल में ही होती है। आई रिपीट अगेन, यूपीएससी ने 2 वर्ष लगातार बैक टू बैक क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भारत की विदेशी मुद्रा खपत किसी कृषि उत्पाद में सर्वाधिक होती है तो वो होती है खाद्यान्न तेल में। सबसे अधिक भारत खाद्यान्न तेल का मूल्य के टर्म में, पैसा के टर्म में, डॉलर खर्च करने के संदर्भ में भारत सबसे अधिक कृषि उत्पाद को मंगाता है तो वो है खाद्यान्न तेल। इसको भी एक बार जाकर के देख लेना।
ये जो है स्वदेशी ऐप है। जिस तरह से फेसबुक है उस तरह से एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स पे अगर आप लोग नहीं हैं तो आ सकते हैं, अच्छा ऐप है, मैंने इस पर अपना अकाउंट बनाया है। हांगकांग में अपना परिचालन बंद करेगा टिकटॉक, और चीनी ऐप अमेरिका में भी लग सकता है बैन। तो जिस तरह से इंडिया में बैन लगा है, अब शुरुआत है कि अमेरिका उसको बैन लगा सकता है, आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया बैन लगा सकता है। इस तरह से भारत का जो शुरुआत था कि जो चीनी ऐप पे प्रतिबंध लगाने का, उसको विश्व अनुपालन करेगा धीरे धीरे। देखो, दलाई लामा के बारे में हमने डिस्कस किया था एडिटोरियल में। 1959 में इंडिया तिब्बत से निर्वासित होकर इंडिया आ गए थे, और अमेरिका ने भारत का शुक्रिया अदा किया है कि दलाई लामा को शरण दिया। ये न्यूज़ सुनो, ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है कि संघर्ष की स्थिति में भारत का साथ देगा अमेरिका। ये अमेरिका के व्हाइट हाउस के चीफ हैं, इन्होंने कहा है कि जो संघर्ष होगा अगर इंडिया और चीन के बीच में, तो भारत साथ देगा, भारत का साथ देगा अमेरिका। लेकिन हमें ये मान के चलना चाहिए कि अमेरिका पे आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। तो क्या किया जाना चाहिए? हमने आपके साथ बोला है कि जो क्वाड है, क्वाड को नाटो का दर्जा दे दीजिए। आप कुछ मत कीजिए, भारत सरकार को भी कोशिश किया जाना चाहिए कि क्वाड को नाटो का दर्जा दे दें। तो नाटो और क्वाड में क्या अंतर है? तब देखो, नाटो क्या हुआ, नाटो में जितने देश हैं उस पर हमला मतलब अमेरिका पे हमला। यानी मान लो चाइना कल के डेट में किसी नाटो कंट्री पे, छोटा से छोटा नाटो कंट्री है, उस पर अगर यूरोप का एक छोटा सा देश है, ठीक है, नीदरलैंड जैसा छोटा सा देश है, उस पर अगर कल के डेट में चाइना हमला करता है तो वो माना जाएगा कि अमेरिका पे हमला है, और इसको लेकर के अमेरिका चाइना पे कार्रवाई करेगी, और साथ ही साथ नाटो के जितने देश हैं मिल के, साथ ही साथ अमेरिका मिल करके चाइना पे कार्रवाई करेगी। तो इसलिए हमें क्वाड को भी दर्जा देना होगा नाटो की तरह। यानी क्वाड के किसी देश में, क्वाड में कौन सा देश है? एक यूएसए हो गया, एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, एक जापान हो गया, और एक इंडिया हो गया। इंडिया के अलावा ये तीनों ही विकसित देश हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें कोशिश करना होगा कि क्वाड को नाटो का दर्जा मिले। यानी क्वाड के किसी देश में, जापान पे हमला मतलब अमेरिका पे हमला, इंडिया पे हमला, ऑस्ट्रेलिया पे हमला। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया पे हमला मतलब इंडिया पे हमला, जापान पे हमला, और इंडिया पे हमला। तो इसी तरह से नाटो की तरह क्वाड को डेवलप करना होगा, क्वाड को दर्जा देना होगा नाटो की तरह। एक देश पे हमला मतलब सभी पे हमला। समय है? ओके, इस न्यूज़ पे तो हम डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, लगभग समय मेरा क्रॉस हो रहा है। बस ये याद रख लेना कि जो दो बातें हैं, एक तो स्टाइलिन गैस जो है लीक हुआ था, तो गैस का नाम याद रख लेना, स्टाइलिन गैस। हैदराबाद के विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्टाइलिन गैस लीक हुआ था, जिसमें 30 से अधिक लोग मारे गए थे, 50 से अधिक लोग घायल हुए थे। उसके बाद एक तो गैस का नाम याद रखना, स्टाइलिन गैस। दूसरा एक कमेटी का नाम याद रख लेना, मेहता कमेटी। ओह, मेहता कमेटी नहीं है, सॉरी, ये प्रसाद कमेटी है, सॉरी। आई रिपीट अगेन, प्रसाद कमेटी बनी थी। स्टाइलिन गैस जो लीक हुआ था, उसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने एक कमेटी गठित की थी कि किस तरह से गैस लीक को रोका जाए। उसके लिए एक समिति बनी थी, प्रसाद समिति, राइट। यहाँ पे प्रसाद समिति के बारे में डिस्कस नहीं किया है, लेकिन याद रख लेना नाम, प्रसाद समिति बनी थी विशाखापत्तनम गैस लीक के बाद। एनजीटी के बारे में यहाँ पे मुझे डिस्कस करना था आज, लेकिन आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। प्रत्येक 1-2 दिन पे एनजीटी के बारे में डिस्कस किया जाता है पेपर में, तो हम फिर कभी एनजीटी के बारे में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। इसको भी एक बार आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से वेस्ट को एनर्जी में किस तरह से बदला जाए, उसके लिए ये एक न्यूज़ है। ये बाद में कभी हम इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे, राइट। लेकिन आप इसको एक बार पढ़ लेना जाके। देखो, मेरा कोशिश होता है ना कि 30 से 40 मिनट मैक्सिमम जो है समय दूं। आज 40 मिनट क्रॉस हो रहा है, इसलिए मुझे लौटना है अब अपने, राइट, और जल्दी से जल्दी मुझे एंड करना। तो क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या था?
हमने इस न्यूज़ को डिस्कस भी किया था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर क्वालिटी इंडेक्स का पार्ट नहीं होता है। साथ ही साथ हमने आपको टास्क दिया कि किस सिटी में आप रहते हैं और वहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है, आप गूगल पे चेक करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। साथ ही साथ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। धन्यवाद।